जी अस्सलाम वालेकुम। चलें हम ऑफिशियली जो है अपना ओरिएंटेशन क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा जी, तो आज हम बेसिकली जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स। और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें आपको कवर करवाएंगे, किस तरह से हम आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करवाएंगे। जहाँ तक आज के पर्टिकुलर सेशन की बात की जाए तो ये एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम आपको कोर्स की आउटलाइन का जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम आपको आईसीटी के प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, आपको ट्रेनर के बारे में बताएंगे, जो आपके ट्रेनर होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे इस कोर्स के हवाले से। तो ये है आज की हमारी कवरेज, जिसमें मैं आपसे जो थोड़ा सा एरिया मैं आपसे बात करूंगा वो है, मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, ट्रेनर के बारे में बताऊंगा, बाकी की चीज़ें जो आपके रेलिवेंट ट्रेनर हैं इंशाल्लाह वही कवर करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह पाक बाबरकत नाम से। अल्लाह पाक जो है वो हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। अच्छा, ये बीइंग मुस्लिम हमारा कामिल बिलीफ है, ठीक है, कि आपको वही कुछ हासिल होता है जिसकी आप कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो भी कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन ओरिएंटेशन, वो पहली क्लास यहीं से शुरू होती है, कुरान पाक की इस आयत से जिसका मफहूम है कि और इंसान के लिए वही, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है। तो ये आपकी कोशिश जो है वो नॉलेज को हासिल करने के हवाले से भी हो सकती है, या आप किसी भी तरह की एफर्ट कर सकते हैं। आप अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे, तो जहां पे अगर रिश्तों में बिगाड़ है तो इंशाल्लाह आपकी कोशिश के तफैल जो है वो भी ठीक हो जाएगा। साथ साथ हम अल्लाह पाक से एक दफा फिर यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में जो है वो इजाफा फरमाए। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान का जो एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, नंबर वन इंस्टीट्यूट है। और हम ये दावा ऐसे ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्टिफिकेशन, जो कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ड कोर्सेज हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारी ऑडियंस की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। बिल्कुल वो लोग भी आते हैं जो अपने कैरियर को एक्सेल करना चाहते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है। अगर जनरली बात की जाए तो हमारी ऑडियंस में जो है वो सीए फर्टेनिटी के लोग भी होते हैं, एसीएस भी होते हैं। हमारे पास जो है वकला हजरात भी बहुत आते हैं जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है। और आज का जो कोर्स है वो भी स्पेसिफिकली इसी एक पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ये कोर्स हमने उन लोगों के लिए डिजाइन किया है। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करवाई जाएंगी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो हम एफबीआर के साथ जो है वो रजिस्टर्ड हैं। अलॉन्ग विद दैट हम एससीसीपी में भी रजिस्टर्ड है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान में इसका गवर्निंग बॉडी है, वहां पे भी हम रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। साथ साथ हम रावलपिंडी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी जो है मेंबर है। इंस्टीट्यूट की फिजिकल ऑफिस की बात की जाए तो हम तीन जगह पे ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद शामिल है। इंशाल्लाह अगली जो हमारी मंजिल है, जो हमने सोच रखी है, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मंथ जो है वो हम मूव कर रहे हैं पेशावर, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम फैसलाबाद भी जाएंगे। जहां तक फिजिकल ऑफिस की बात है तो फिजिकल ऑफिस एक तो एक कॉन्फिडेंस गेन करने वाली बात है, दूसरा ये है कि हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनकी फिजिकल क्लासेस होती हैं। उनमें स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हमारा एक कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के नाम से, जो कि मिक्सर है आपका कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में जो लोग जाना चाहते हैं उसमें कवर होता है। कॉर्पोरेट लॉज भी कवर होते हैं, टैक्सेशन भी सारा जो है वो प्रैक्टिकली हम कवर करते हैं, इनकम टैक्स हो या फिर आपका। ठीक है। तो इन तीनों जगहों पे अभी जो है हमारी फिजिकल क्लासेस ऑफर होती हैं अबाउट एवरी 35 डेज जो है वो हमारा जो है हर 35 से 40 दिन बाद एक नया बैच फॉर्म होता है, जिसमें कि हम 35 की स्ट्रेंथ ऑफर करते हैं। ये हमारे कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली, मैं सारे कोर्सेज यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है वो अपना बता देता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं। उसमें
अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएसए टैक्सेशन का कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। ये इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। वजह यही है कि अभी आउटसोर्सिंग का जमाना है, ठीक है। जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये प्रैक्टिकल स्किल सीखने के बाद घर बैठे हुए रिमोटली जॉब कर सकते हैं, ठीक है, एज ए टैक्स प्रिपेयर। और उसमें जॉब किस तरह से आप हासिल करते हैं, क्लाइंट हंटिंग किस तरह से होती है, ये सारी चीजें जो है वो कोर्स के अंदर ही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो पास ऑन की जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन में बात की जाए तो हम यूएसए टैक्सेशन का कोर्स करवाते हैं, यूएई का करवाते हैं, हम कैनेडियन टैक्सेशन जो है वो भी ऑफर करते हैं, उसका कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेशन दोनों कवर करवाते हैं। इसी तरह हमारा एक एक्सटेंसिव कोर्स है यूके टैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी चार इंटरनेशनल टैक्सेशन की डिमांड में जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर चार ये कोर्सेज स्पेसिफिकली इंटरनेशनल को कवर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हम जीसीसी का जो कॉर्पोरेट और वैट का कोर्स है वो भी हम ऑफर करते हैं जो गल्फ कंट्रीज का है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैं अभी जिस कोर्स की बात कर रहा था आप लोगों से कि हमारी एक कोर्स की क्लासेस फिजिकल होती हैं, वो हमारा है ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, जिसकी क्लासेस फिजिकल भी होती हैं। बाकी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होती हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ हमारी सर्टन लिमिटेशंस हैं। हमारे साथ इनरोलमेंट्स जो है वो अक्रॉस पाकिस्तान होती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हमारे पास जो अगर मैं यूके के कोर्स की बात करूं तो जो हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी स्पेशली जो लॉ के लिए फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए जो लोग यूके में बैठ के एलएलएम को परसू कर रहे हैं, वो भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करने के लिए और यूके में जो है वो अपनी एक पहचान बनाने के लिए वो लोग वहां से हमारे साथ जुड़ते हैं। इसी तरह यूएई के अंदर जो लोग हमारी प्रोडक्ट बैठी हुई है एसीसीए की, सीए की या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो हमारे साथ वहां से जुड़ते हैं यूएई के कोर्स के लिए, ठीक है। इसी तरह हम कंपनी सेक्रेटरी का एक कॉर्पोरेट लेवल का एक एक्सटेंसिव कोर्स माशाल्लाह से हम ऑफर करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली मैं सारी चीजों की यहाँ पे आउटलाइन तो नहीं शेयर करूंगा। जहां तक बात है आज जिस हवाले से हम और जिस मकसद के लिए आए हैं तो वो हमारा कोर्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का, ठीक है। इसके अलावा हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स ऑफर करते हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का एक हमारा फर्दर 2 मंथ्स ड्यूरेशन का कोर्स है। वो लोग जिन्होंने या तो हमसे सीटीए किया होता है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स, उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया हुआ है और उसका डेफिनेटली एक पर्पज है क्योंकि ये हमारा एक टोटली जो है एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। कोई भी अगर बंदा जो है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में एंट्री करना चाहता है तो वो आके डायरेक्ट एटीएल के कोर्स में नहीं आ सकता, उसको चीजें समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। उसके लिए यही हमने क्राइटेरिया रखा है कि या तो आपकी एटलीस्ट 2 साल की कॉर्पोरेट प्रैक्टिस हो, आपको फाइलिंग वगैरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हो अच्छे से, उसके बाद एडवांस टैक्सेशन के कोर्स की तरफ जाएं जिससे के अंदर हम जो है वो कवर करते हैं तमाम नोटिसेस जो अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ आईटीओ आते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, या फिर बाकी नोटिसेस जो सेल टैक्स एक्ट के तहत आते हैं। इसमें हम आपको अपील बनाने का तरीकाकार, ये सारी चीजें हम इसकी ड्राफ्टिंग तक जो है शामिल करते हैं। इसके अलावा भी हमारे कोर्सेज हैं जिसमें सैप भी हम करवाते हैं, है फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए आज मार्केट में बड़ी डिमांड है। ये कुछ छोटा सा ओवरव्यू था जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कोर्सेज अभी हम ऑफर कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों ने जुड़े रहना है, आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो लिए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ट्रेनर प्रोफाइल के बारे में बता दूं, जो इस पर्टिकुलर कोर्स के हवाले से जो आपके ट्रेनर हैं इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम हिबत और रहमान है। मैडम जो है वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, मेंबर भी हैं कराची बार काउंसिल की, ठीक है। 6 साल उनकी एक्सपर्टीज है आईपी लॉज के अंदर, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने मल्टीपल फर्म्स के साथ सर्व भी किया हुआ है एज ए सीनियर आईपी एसोसिएट हसन शेख एंड कंपनी के अंदर उन्होंने सर्व किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एसोसिएट के तौर पे रहमान एंड लॉन लॉ फर्म के अंदर भी काम किया हुआ है। इससे ज्यादा आगे जो बातें हैं वो सारी कोर्स के हवाले से हैं तो मैं वो मेरी डोमेन नहीं है, डेफिनेटली वो आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं। मैडम हिबा आप क्लास में हैं? मैडम हिबा? बिल्कुल मैं जी जी बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। चलिए मैम, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन जो है इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप काइंडली इट्स ओवर टू यू। बाकी चीजें जो है आप स्टूडेंट्स को गाइड करें। ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच तनवीर, आमिर साहब, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स आप लोगों से स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। जी मैम हो रही है। अच्छा जी, आमिर साहब ने जो है, वैसे एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज क्लियर है? पहले मुझे ये बता दें। जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आपका आवाज क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आमिर साहब ने आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर दिया, ठीक है। एंड
आज के ओरिएंटेशन क्लास के बारे में भी उन्होंने आपको बता दिया है। ठीक है। सो आज जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का जो है हमारे क्या है ओरिएंटेशन क्लास है। एंड इस कोर्स में हम आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ठीक है। हमारे इस कोर्स में हम सिर्फ आपको सब्जेक्ट की हद तक नहीं रखेंगे लर्निंग। ठीक है। हम यहाँ पर हम्म। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही आपके आगे आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। अच्छा, कोर्स के मॉड्यूल की बात करें तो ये 2 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है। वीक में इसकी 2 क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे। ठीक है। कोर्स के कंटेंट की बात करूं तो मैंने इस कोर्स में हम लोगों ने 5 जो है बल्कि 6 मॉड्यूल्स रखे हैं। सब पहला मॉड्यूल जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। सेकंड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये हमारा कोर्स का मॉड्यूल्स है। ठीक है। हमारा कोर्स जो है वो 6 मॉड्यूल्स पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में सिर्फ ये नहीं कि अगर आपका लॉ बैकग्राउंड है और आप लॉयर हैं तो ही आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल है। ठीक है। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ आईपी लॉयर ही नहीं, ऐसा आईपी कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा टैक्स के कंसल्टेंट्स होते हैं, इसी तरह आईपी के कंसल्टेंट भी होते हैं। तो आईपी के लिए नेसेसरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड लॉ से होना चाहिए। ठीक है। सो इस कोर्स में हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग बेस आपको देंगे केस स्टडीज के साथ। ठीक है। हम स्टूडेंट्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की, और हम आपको वेरियस फॉर्म बताएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो जो कवर होता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह, ये चीजें क्या है। ठीक है। हमारा इस कोर्स का मकसद है कि हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अहमियत क्या है। ठीक है। क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है और पाकिस्तान में मैं कहूंगी इतनी अवेयरनेस नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की। ठीक है। टैक्स तो कॉमन है, कोई टैक्स फाइलर्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं जो फाइल कर रहे होते हैं, टैक्स कॉमन चीज है, ज्यादातर लोग फाइल। लेकिन जहां तक अगर मैं आईपी की बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही लोगों को आईपी का नहीं पता है। ठीक है। और जिसको पता है वो ये समझता है कि आईपी सिर्फ लॉयर्स का जो है वो एरिया है, और बीइंग अ लॉयर ही आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो डील कर सकते हो। ऐसा नहीं है, बीइंग अ कंसल्टेंट आप आईपी को डील कर सकते हो। ठीक है। इस कोर्स से हम लोग हमारा ये मैसेज होगा कि हम उसको बता सकें कि आप अपने लीगल इश्यूज को, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, ये इन्फ्रिंजमेंट है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। हम आपको उसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फाइलिंग किस तरह से है, आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, एवरी ईच एंड एवरी स्टेप हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद है कि हम स्टूडेंट्स को नेसेसरी स्किल्स दें। ठीक है। कि वो रिसर्च कर सकें आईपी की, इसके अलावा आईपी की जो लीगल ड्राफ्टिंग है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो इजीली वो कर सकें। ठीक है। और हम आपको इस कोर्स में असिस्टेंट प्रोवाइड भी करेंगे कि आफ्टर कोर्स आप किस तरह से जो है आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आईपी कोर्स करने के बाद आईपी आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आपको ये फील्ड चूज करनी चाहिए, तो आप जो है हम आपको इस पे गाइड करेंगे कि आप फर्दर अपना करियर इसमें कैसे परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉयर है, तो मैंने क्यों आईपी जो है वो चूज किया। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी और आईपी हमारा लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था, तो मेरे प्रोफेसर थे वो खुद कंसल्टेंट थे, उनका मास्टर्स जो था वो आईपी में था। ठीक है। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था फर्स्ट क्लास में कि मैं बहुत खुश होऊंगा कि आफ्टर आईपी पढ़ने के बाद एज अ सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे आईपी में परस्यू करना है। ठीक है। एंड मैं ये कहूंगी कि मैं, वो मुझ पर प्राउड करते होंगे और मैं भी खुद पे करती हूँ कि मेरा बैच 70+ का था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने आईपी चूज किया और मैं आईपी की तरफ हूँ। तो आईपी मैंने क्या सोच के किया, आईपी मैंने ये सोच के किया कि आईपी का स्कोप मैंने देखा। आईपी का स्कोप मैंने पाकिस्तान में तो मैंने देखी कि अवेयरनेस नहीं है, बट मैंने जब इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि आईपी का स्कोप कितना है। ठीक है। तो ये सोचकर मैंने आईपी चूज किया, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोसीजर सेम है, समहाउ
डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम अदर लॉज की बात करें, अगर मैं बीइंग अ लॉयर अदर फील्ड चूज करती तो अदर कंट्रीज के हिसाब से लॉज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट आईपी वाहिद ऐसा कोर सब्जेक्ट है कि जो आप कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पे सेम है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल, हम जो है ना इंटरनेशनल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं बाहर की नहीं बात करूंगी, बल्कि हम ही इंटरनेशनल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो ये स्कोप देखते हुए मैंने आईपी चूज किया कि अगर मेरा फॉरेन प्लान बनता है तो आईपी मेरे लिए बेनिफिशियल है, मुझे फिर से नेशनल से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आईपी पाकिस्तान में कहूंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे होने की वजह से हमें ज्यादातर गाइडेंस नहीं है, ठीक है। हमारा होता है कि एक फील्ड के पीछे पड़ गए तो पूरा खानदान एक फील्ड पे चला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट मेडिकल में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन आईपी एक ऐसा कोर्स सब्जेक्ट है जो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की बात करूँ तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन से कोर्स करने के बाद मैं आपको इस बात की गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि एक तो आप ये कोर्स करोगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग तो मिलेगी, लेकिन आपकी सीवी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन से आईपी का कोर्स किया। एंड आप फर्दर आगे जब ना आईपी का परस्यू करने जाओगे तो आपके लिए आगे के लिए बेनिफिशियल बहुत होगा, ठीक है। तो कोर्स के मॉड्यूल्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने जो कोर्स डिसाइड किया है वो 6 मॉड्यूल्स पे किया है, ठीक है। सबसे पहला है हमने किया है इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। सेकंड है ट्रेडमार्क, थर्ड है कॉपीराइट, फोर्थ है डिजाइन, फिफ्थ है पेटेंट एंड सिक्स है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो 6 मॉड्यूल्स पे हमारा कोर्स होगा, ठीक है। और ये कोर्स 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगा। अब इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या और इस लॉ का मकसद क्या है, ये किस मकसद के तहत लॉ बना है, ठीक है। आप सब जानते हैं आज का दौर जो है वो डिजिटल दौर है, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मुझे बताएं कि वो मेरे साथ कनेक्ट हैं या सब म्यूट करके इधर उधर लग पड़े हैं, ताकि मुझे लगे कि मैं क्लास के साथ एंगेज हूँ। प्लीज हैंड कर दे, जस्ट माइक ऑन करके यस यस करने की भी नीड नहीं है आपको, ताकि मुझे लगे कि मैं क्लास के साथ एंगेज हूँ, और ऐसे फील हो कि मैं Yes, आपको बात कर रही हूँ। यस मैम, yes, डेफिनेटली yes, ma'am. किया है। अच्छा Yes, चलिए जी, ठीक है। अच्छा जी, yes, ठीक है, फाइन फाइन। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो क्यों बनाया गया, इसके पीछे मकसद क्या था, और आज के दौर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ठीक है। आज का दौर आप सब जानते हैं डिजिटल दौर है, ठीक है। हर कोई सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट है। आप जरा सी कोई भी वीडियो या कुछ आप सोशल मीडिया पे डालते हो, वो वायरल होने में सेकंड नहीं लगाता, ठीक है। और आजकल सोशल मीडिया होने की वजह से आप आम बंदा भी जो है वो बैठे बिठाए सेलिब्रिटी बनता है, ठीक है। तो क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, ठीक है। पाकिस्तान समहाउ टेक्नोलॉजी में पीछे है, बट सोशल मीडिया से हम आवाम जो है कनेक्टेड बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो डिजिटल दौर की वजह से हमें डर रहता है कि भाई हमारा कोई भी जो हम चीज क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वो चोरी होने का एक एक तो चीज होती है, आपको अपने फिजिकल एसेट्स का खतरा होता है, ठीक है। पहले दौर था हमें फिजिकल एसेट्स का खतरा होता था कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है, हम घर पे रख रहे हैं तो कोई ले जाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में डिजिटल दौर होने की वजह से लोगों को अपना जो है नॉन फिजिकल एसेट्स का फिक्र रहती है कि हमारे नॉन फिजिकल एसेट्स जो हमारी मेहनत है वो कोई ना चुरा ले, जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका आइडिया है, बेसिकली वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आपकी माइंड की क्रिएशन है, इन्वेंशन है, आपका वर्क है। वर्क में आपका लिटरेरी वर्क आ जाता है, आपका आर्टिस्टिक वर्क आ जाता है। अब आप मुझसे बोलेंगे लिटरेरी वर्क में क्या कहा जाता है, लिटरेरी वर्क में है कि आप राइटर हो, बहुत अच्छा नॉवेल्स लिखते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी पोइट्री करते हो, तो ये आपका लिटरेरी वर्क है, ठीक है।
आर्टिस्टिक वर्क में आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बना लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छी कंपोजिशन कर लेते हो, ठीक है, तो ये आपका, इसके अलावा आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप अच्छे से ड्राइंग्स डिजाइन्स बना सकते हो, ठीक है, सांबस या करियर जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बना है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपके नॉन फिजिकल एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होते हैं टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल, ठीक है। तो जो आपके नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं वो कहलाती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, वो आपके नॉन फिजिकल एसेट्स हैं, आपके क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आपके नॉन फिजिकल एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आईपी बना रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप लोगों को क्लियर है ये चीज? यस इट्स क्लियर है। ठीक है। तो आईपी का मकसद क्या है, जो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी है, ठीक है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी एफर्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना। मैंने आपसे इससे पहले भी जिक्र किया कि पहले हमें डर होता था अपने फिजिकल एसेट्स का, आज के डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा हमें फिक्र होती है अपने इंटेंजिबल एसेट्स की। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो मॉड्यूल्स हैं उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो है बेसिकली, आप जब एक बिजनेस अपना खड़ा करने लगते हो तो बिजनेस का सबसे पहले नाम रखते हो, ठीक है, नाम आपकी पहचान बनता है, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है, हमें आम आवाम को कैसे पता कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो कोर्सेज करवा रही है, एक नाम पॉपुलर है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन जो है ये सर्विसेज दे, ठीक है। तो नाम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और आजकल के दौर में तो वैसे ही अहमियत, ठीक है। तो आप कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेडमार्क आपको हेल्प करता है कि आप अपने ब्रांड के नेम की जो है वो प्रोटेक्शन करो लोगों के साथ, ठीक है। क्यों? अब हमें कहेंगे क्या जरूरत है प्रोटेक्शन की अपने नेम की, ऐसे बिजनेस चल पड़ेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा, आप स्टार्टअप अपने लिए आप कहोगे नहीं, जब आपको उसकी अहमियत का अंदाजा तब होगा जब मार्केट में आपका एक नाम बन जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं ना, नाम इज्जत के लिए बहुत है, अगर आप नाम डूब गया तो इज्जत डूब गई, ठीक है। तो नाम जो ट्रेडमार्क है बेसिकली बिजनेस का जो नेम है, ठीक है, बिजनेस का नेम एज एन ट्रेडमार्क। तो क्या है, आप रजिस्ट्रेशन क्यों इसके लिए जरूरी है कि कल कल आपको मार्केट में आपका नाम बन गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन एक जैसे है, मैंने कोई बिजनेस खड़ा कर लिया है, ठीक है, बिजनेस में मैं नाम दे देती हूँ, या फिर मैंने कोई बिजनेस में मैंने फूड का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैं एग्जांपल अक्सर लोगों को मैकडॉनल्ड्स एंड केएफसी का देती हूँ, ठीक है। तो मैंने केएफसी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, एक मेरा नाम है यूनिक सा, मैंने रख दिया, ठीक है। तो कल कल को अब केएफसी हर कोई जानता है, जाना माना नेम है, ठीक है, और उसके लोगो पे जो है वो बाबा जी जो बने हुए हैं, वो क्या है, पैकेजिंग देखिए उसमें जो बाबा जी होते हैं सब समझ जाते हैं कि भाई ये बाब केएफसी, आप पढ़े लिखे हो ना हो आप पहचान जाते हो, ठीक है। तो क्या है कि एक नाम है, और अगर कल कल को कोई केएफसी नाम से ही बेचने लग जाए तो लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर मैंने बहुत अच्छा बर्गर बनाती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट पर्सन जो है वो जिसने खोला है वो थर्ड क्लास मटेरियल यूज करके बना रहा है, तो लोगों को क्या पता कि भाई असल बर्गर, असल प्रोडक्ट किसका है, मेरा या इसका। या एक मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं ब्रांडेड कपड़े दे रही हूँ, मार्केट में लोकल कॉपीज भी आ रही होती है, ठीक है। अब जिसने लोकल मार्केट में मेरा नाम लेकर चीजें सेल करने लग गया है, उससे क्या पता कि ये माल मेरा है कि नहीं है, उसे क्या पता कि मेरा नाम यूज करके कोई थर्ड क्लास माल यूज कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों को नहीं पता होगा, लोग तो खरीदते रहेंगे, और फिर जब थर्ड क्लास माल वो लेते रहेंगे तो कहेंगे यार इनकी क्वालिटी, हम अक्सर कहते हैं यार ये बहुत अच्छा था, अब इसकी क्वालिटी बेकार हो चुकी है, ठीक है।
तो क्या होगा, मेरे नाम, मेरी वैल्यू जो है मार्केट में वो गिरना शुरू होगी। ठीक है, इस कंफ्यूजन की वजह से मेरी मार्केट में वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे यार स्टार्टिंग में आया था बड़ा ही अच्छा था, अब जो है वो तो बिल्कुल इसकी जो है वो रेट गिर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, नाम क्या है, मैं अगर मेरा नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है, और तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उस बंदे को रोक सकती हूँ, मैं उस पर इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकती हूँ, उसको कह सकती हूँ कि भाई ये नाम मेरा है, मेरी मार्केट में रिक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस है, और मैं ये कोर्स से कह सकती हूँ कि इसका, इसने जो मेरा नाम यूज किया कर रहा है और इसकी क्वालिटी जो है वो थर्ड क्लास है, जिसकी वजह से मेरे कंज्यूमर्स जो है वो क्या है, वो कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरा जो है प्रोडक्ट है और क्या है, मेरा मार्केट में नाम करना है। क्या है, इंफ्रिंजमेंट का मैं किस पे केस कर सकती हूँ, तो ये मेरी प्रोटेक्शन है। ठीक है, मेरा नाम मेरी जो है मेरे लिए बहुत अहमियत का आमिल है। मेरा नाम एक मार्केट में बन गया तो अब मुझे हर वक्त रेपुटेशन का ख्याल रख रहेगा। मैं अपने बिजनेस में अच्छी से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करूंगी और मार्केट में इस चीज से बचूंगी कि कोई मेरा जो है नाम खराब करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो ट्रेडमार्क आज के दौर में इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया। क्लास आप लोगों को ट्रेडमार्क और इंट्रोडक्शन टू ये नहीं समझ आ गया, थैंक यू। आ गया। अब बात करते हैं कॉपीराइट की। मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। अब एक किसी ने बुक पब्लिश कर दी पोइट्री की, आप भले मार्केट में डंडोरा पीटते रहो, यार ये मेरा था मेरा था मेरा था मेरा था। अगले को कैसे पता, मार्केट में लोग तो समझ, जिसने पब्लिश किया, जिसका नाम छप गया, भले उसने आपका चुरा लिया हो, तो अगले को कैसे पता लगेगा कि भाई आपका है। आप क्या है, जो भी चीज आपने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने पोइट्री की बुक, आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो आपने पब्लिश करने से पहले क्या है, उसको कॉपीराइट करवाओगे। ठीक है, आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे स्केचेस बनाते हो, या आप अपना बिजनेस कर रहे हो कपड़ों का, ठीक है, तो उस पर डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले पहला मरहला होता है इसके स्केचेस। ठीक है, तो ये स्केचेस जो है अभी आपने बनवाए हैं या खुद बनाए हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि भाई आप इसको क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना ड्रेस डिजाइन करेंगे। तो किसी ने चुरा के वो मार्केट में उतार दिया, आप कैसे, आप ऐसे ढिंडोरा पीटते रहोगे भाई ये मेरा था, कौन आपके बिलीव करेगा। आप कॉपीराइट जो है वो रजिस्टर्ड करवा देते हो, तो आपके पास ये राइट होता है, अगर कल को आपकी कॉपी होती है तो आप उसको क्या, किसको, इन्फ्रिंजमेंट का केस। कॉपीराइट की सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने कहा आज का डिजिटल दौर है। ठीक है, तो कॉपीराइट के सबसे बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब है। आपको पता है यूट्यूब के कॉपीराइट के जो लॉज हैं वो कितना कॉपीराइट के लिए वो रिस्ट्रिक्ट है। यूट्यूब, आपने कोई वीडियो डाली, अगर सॉन्ग आपने कॉपीराइट में डाल दिया तो यूट्यूब आपकी वीडियो उठा के फेंक देगा। ठीक है, या मेरे ख्याल में इसमें यूट्यूब में एक पॉलिसी ये भी है कि आपने किसी का कॉपीराइट उठा लिया तो आपके जो व्यूज नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपके जो व्यूज पे पेमेंट होगी वो नेक्स्ट के अकाउंट में जाती है। आई गेस मैंने सुना था ऐसा। ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट पे आपका यूट्यूब आपकी वीडियो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के डिजिटल दौर में आईपी की इतनी वैल्यू है कि हम इस चीज से अनअवेयर हैं। ठीक है, और हमें, पाकिस्तान चूंकि मैंने आपसे कहा टेक्नोलॉजी में पीछे है, तो हमें इस अहमियत का अंदाजा तब जाके होता है जब हम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इनमें काम कर रहे होते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है पाकिस्तान में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, वो अपनी आईपी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। ठीक है, जब उनमें हम काम कर रहे होते हैं तब हमें इस चीज का अंदाजा होता है यार आईपी की मार्केट में कितनी वैल्यू है, इंटरनेशनल लेवल पे आईपी की कितनी वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि बेसिकली कॉपीराइट है क्या चीज। यस मैम, समझ ठीक आ है, गए। अब बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट क्या चीज है, पेटेंट है इन्वेंशन। इन्वेंशन दो तरह की है, या वो प्रोडक्ट में होगी या वो प्रोसेस में होगी। ठीक है, पेटेंट का काम ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो एक चीज बना रही हैं प्रोडक्ट। ठीक है,
मैं पेटेंट की एग्जांपल मोबाइल फोन से देती हूँ, ठीक है। आज का दौर टच मोबाइल का दौर है। आपको हर नुक्कड़ पे, गली नुक्कड़ पे आपको जो है ना नॉर्मल पर्सन के पास भी टच मोबाइल नजर आएगा। पहले नहीं था, पहले सबके पास है वो टिक के मोबाइल थे। किसी एक के पास टच मोबाइल आ जाता था, वो कहता था वाह यार इसके पास तो टच मोबाइल। तो जब टच मोबाइल इन्वेंट हुआ था तो क्या था, वो प्रोडक्ट में पेटेंट था, ठीक है, वो चीज बनी। अब आप कह रहे होंगे कि मोबाइल फोन तो कॉमन हो चुका है, टच मोबाइल तो कॉमन है, अब इसमें प्रोटेक्ट पेटेंट कैसे आएगा? तो अब इसमें पेटेंट कैसे आएगा, इसमें प्रोसेस में पेटेंट आएगा। अब मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं मोबाइल्स के वो हैं, आईफोन तो सब टॉप क्लास का है। उसके बाद एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जो है नाम जो है वो वीवो है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, सैमसंग है, ठीक है। ये सारे जो है वो ब्रांड्स जो है वो मोबाइल टच मोबाइल के न्यू न्यू वर्जन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये मोबाइल फोन टच तो कॉमन हो चुका है, तो इसमें वो लोग कैसे अपनी आईपी की प्रोटेक्शन कर रहे होंगे? तो आईपी की वो प्रोटेक्शन इस तरह से कर रहे हैं, वो प्रोसेस में कर रहे हैं। हर ब्रांड एक नया अपग्रेड वर्जन लेकर आता है, ठीक है। वीवो की वी सीरीज की बात करें, V20 आया, V23 आया, तो क्या है, अब आप देखो हर नया मोबाइल जो है या उसकी सीरीज है वो अपग्रेड होकर आती है। या तो उसके फीचर्स में अब आपको चेंजिंग नजर आती है, या आपको टच आपको बहुत स्मूथ नजर आ रहा होता है, या आपको उसका मेगापिक्सल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें अपग्रेड होकर आ रही हैं, ये प्रोसेस में पेटेंट है, ठीक है। मोबाइल फोन जब इन्वेंट हुआ तो वो एक प्रोडक्ट में पेटेंट था, लेकिन अब क्या है, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, प्रोसेस में पेटेंट है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई है पेटेंट बेसिकली है क्या चीज, और पेटेंट में प्रोडक्ट और प्रोसेस में किस तरह से पेटेंट जो है वो फॉलो कर रहा है। ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? मैम पेटेंट का थोड़ा सा और बता दें कि ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं पेटेंट का और बता देती हूँ, चलिए ठीक है। आप पेटेंट की एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि आपके पास घर में रेफ्रिजरेटर मोबाइल, आप ले लें पेटेंट की एग्जांपल कार, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम कार इन्वेंट हुई, ठीक है, तो कार क्या थी, प्रोडक्ट में पेटेंट था, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब कार इन्वेंट हुई थी तो एक नया चीज, जो भी नई चीज, यस मैम। ठीक है। पेटेंट के प्रोडक्ट की एग्जांपल आप इस तरह से लें, जो भी बिल्कुल नई चीज मार्केट में उतर रही है, जिसे लोग देख के हैरान हुए यार ये चीज भी आ गई है मार्केट में, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट जो आज तक किसी ने ना बनाया हो, वो प्रोडक्ट पेटेंट है, ठीक है। तो पूरा प्रोडक्ट किसी ने नया इन्वेंट किया, अपनी मेहनत लगाई है, तो वो प्रोडक्ट में पेटेंट। कार की मैं बात करी थी, आप देखा होगा डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इस तरह कार्स की भी कंपनीज हैं जो है, होंडा है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो क्या है, आपने देखी होगी अब कार में आपको मिनी कार्स भी नजर आएंगी, ठीक है, स्पोर्ट्स कार्स भी नजर आएंगी, ठीक है। तो इसमें जो नई नई इनोवेशन करके आ रही हैं कार्स में, ठीक है। आपने देखा होगा जो वो है हैंडल गियर, ठीक है। अब तो कार्स में इलेक्ट्रॉनिक गियर्स भी आ रहे हैं, ऐसा ही है। जो लेडी अभी मेरे साथ कनेक्ट थी वो अग्री करेंगी, जी मैम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, पहले नहीं था ये, अब भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, कार प्रोडक्ट पेटेंट तब था जब वो नई नई कार इन्वेंट हुई थी, ठीक है। अब क्या है, इसमें डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, तो वो फीचर्स क्या है, वो प्रोसेस में पेटेंट है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि प्रोडक्ट और प्रोसेस में पेटेंट किस तरह से फॉल करता है। यस प्रोडक्ट मैम। बिल्कुल नई चीज आपने इन्वेंट कर दी, वो प्रोडक्ट है, लेकिन थैंक यू। वो चीज मतलब दोनों ऑलरेडी अलग बन अलग है। गई है, उसमें आप फर्दर चेंजेस जो ला रहे हैं अपनी मेहनत से, वो क्या है, प्रोसेस में पेटेंट्स। यहाँ तक क्लियर है बात? जो लेडी थी आपको क्लियर है, आपने मुझे कहा कि एक न्यू एग्जांपल देके बताएं, तो आपको क्लियर हो चुका है कि पेटेंट है क्या बेसिकली? यस मैम। थैंक यू। पेटेंट बेसिकली अगर एज एन मैंने आपसे कहा था कि आईपी के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप लॉ बैकग्राउंड से हो, तो पेटेंट ज्यादातर फायदेमंद जो है, बेनिफिशियल जो है, वो
साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए पेटेंट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एज इन पेटेंट अटॉर्नी आप वर्क कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो पेटेंट अटॉर्नी की बहुत डिमांड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ लॉयर या बीइंग अ कंसल्टेंट मैं आईपी की फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, हियरिंग वगैरह कर सकती हूँ, बट आईपी पेटेंट की जो ड्राफ्टिंग है, पेटेंट की ड्राफ्टिंग एक साइंस बैकग्राउंड का बंदा ही कर सकता है, क्योंकि उसमें टेक्निकल जो है वो चीजें इन्वॉल्वमेंट होती हैं जो एक साइंस बैकग्राउंड के बंदे को बेहतर पता होती है, ठीक है। पेटेंट की ड्राफ्टिंग में कभी भी कंसल्टेंट या फिर आईपी लॉयर नहीं आ सकता, ठीक है। पेटेंट के लिए हमेशा ड्राफ्टिंग के लिए एक पेटेंट अटॉर्नी होता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जिनका साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक है और वो सोचते हैं कि भाई आगे एक न्यू फील्ड में जाएं, तो पेटेंट उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। लास्ट में बात करती हूँ जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? जहां आप ओरिजिन, ठीक है, जो आपका रीजन है जहां से आप बिलोंग करते हो, उसकी पहचान या उसकी सखावत या उसकी सौगात, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है। हम लोग कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है, ऐसा ही है, अग्री करते? ट्रेड करते हैं ना, कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, तिजारत करते हैं, यस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में जो चीज है हम देते हैं और वहां से जो है वो बरामद करते हैं, ठीक है। तो अब जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर में आगे है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की बात करूं तो हमारा बासमती राइस बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस, ठीक है। मैंगोज, पाकिस्तानी मैंगोज जो कि सिंध की पैदावार हैं, ठीक है। तो क्या है, मैंगोज हो गए या फिर बासमती राइस हो गई, ये पाकिस्तान की जोग्राफिकल इंडिकेशन है। तो बाहर मुल्क में जब सप्लाई होंगे तो वो सिंपल मैंगोज नहीं कराएंगे, वो कहेंगे ये पाकिस्तानी मैंगोज है, ठीक है। तो क्या है, वो पाकिस्तान के नाम से रिकग्नाइज किए जाएंगे, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है। बासमती भी अगर यहाँ से जाएगा तो बासमती वो यहाँ से हमने भेज दिया तो वो कंट्री अपना टैग नहीं लगा सकता उस पर, वो टैग लगेगा कि ये यहाँ से जब जाएगा वो यहाँ से टैग लगा के जाएगा कि ये पाकिस्तान के जोग्राफिकल इंडिकेशन है बासमती राइस। अगर मैं विद इन द, ये तो मैंने बात कर दी अदर कंट्रीज की जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब द विद इन द ओरिजिन की बात करूं तो हमारे जो है वो प्रोविंसेस में जो है डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। अगर मैं कल्चर की बात करूं, अपने कल्चर की, मैं बिलोंग करती हूँ केपीके से, ठीक है। तो केपीके का सुनकर माइंड में क्या चीज आती है, क्या चीज पॉपुलर है? कल्चर के एक्सप्रेस पे बात करूं, कोई स्टूडेंट जवाब दे सकता है? कोई मुझे आंसर कर सकता है कि केपीका के सुन के माइंड में क्या चीज आती है कल्चर के हिसाब से? मैम पेशावरी चप्पल। एग्जैक्टली exactly. तो पेशावरी पेशावरी चप्पल। एग्जैक्टली exactly. तो पेशावरी चप्पल क्या हुई? केपीके की क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है। वो कराची में, सिंध के किसी भी सिटी में, कराची में वो सेल हो रहा है तो वो क्या, किस नाम से सेल हो रहा है? पेशावरी चप्पल के नाम से। वो हम, और हमारे दिमाग में वो इतना रट बस चुका है, वो जो शेप है हम देख के कह देते हैं यार पेशाब, हम और नाम क्यों नहीं देते? वो शेप और डिजाइन इस तरह से बना हुआ है कि हम उसे कहते हैं क्या है, ये पेशावरी चप्पल है, ठीक है। सिंध की अगर मैं बात करूं, सिंध की जोग्राफिकल इंडिकेशन आप एग्रीकल्चर के हिसाब से मुझे बता दें। मैंने तो सॉरी, मैंने एग्रीकल्चर के हिसाब से तो मैंगोज बता दिए, सिंध के कल्चर के हिसाब से मुझे आप कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन बता दें। टोपी है, अजरक है। अजरक टोपी क्या है? ये सिंध की जोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान की, तो वहां की क्या है जोग्राफिकल इंडिकेशन? पटका पटका पहनते हैं। सॉरी, दोची कढ़ाई वाले जो कपड़े हैं खास तौर पे, उनकी एक बहुत कपड़ा मशहूर है, इसको वो बोस्की कहते हैं, ठीक है।
और अपनी वो शादी ब्याह में जो जोड़ा पहनाते हैं उसको दूल्हे को, वो बोस्की, ठीक है। आपने देखा होगा कि उनका जो एक पगड़ी है वो अलग से डिजाइन से वो लोग बांधते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा अगर। तो वो क्या है, वहां की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये कल्चर जो है वो पहचान है किसकी, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसको। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली ये है कि आपके ओरिजिन को, ठीक है, आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कि भाई ये चीज यहाँ से बिलोंग करती है, आप उसको कहीं पे भी बेचो लेकिन वो रिप्रेजेंट किस किस होगी, वो जहां से बिलोंग करती है। मैं कराची में चप्पल बेचने लग जाऊं लेकिन उसकी इंडिकेशन में बदल नहीं सकती, ठीक है। वो शेप वाला चप्पल का मैं कोई और नाम दूं नहीं दे सकती, क्योंकि वो ओरिजिन क्या है, कहाँ का बिलोंग करता है, वो केपीके का है, पेशावरी चप्पल, ठीक है। अच्छा, पेटेंट के बाद मैं फॉरन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे आ गई। डिजाइन मैंने स्किप कर दिया। तो डिजाइन बेसिकली क्या है, डिजाइन बेसिकली पेटेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। पेटेंट क्या है, मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट और प्रोसेस में जो चीज आती है वो पेटेंट है। अब एक आपने मॉडल तैयार किया है, ठीक है, एक आपने प्रोडक्ट बताया है, उसका जो शेप है वो शेप फॉल करता है डिजाइन की कैटेगरी, कि कोई ऐसी शेप दिखने में क्योंकि बंदा देखे क्या यार कितना खूबसूरत चीज है ये, ठीक है। मोबाइल फोन्स मैंने आपको एग्जांपल की, लेकिन आईफोन की जो शेप है वो अब तो हर ज्यादातर आपने देखा होगा ब्रांड आईफोन की कॉपीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आईफोन की अपनी पहचान है, ठीक है। उसकी शेप देख के लोग समझते हैं यार ये आईफोन, ऐसे ही उसका जो डिजाइन है, वो उसका स्ट्रक्चर अपने आप में यूनिक है, कि लोग देख के कहते हैं यार आईफोन रखना बड़ा प्राउड फील करते हैं, जो जिसके पास आईफोन है वो ज्यादा चौड़ में घूम रहा होता है। तो आईफोन क्या है, वो ना सिर्फ एज एन प्रोडक्ट, वो अपने डिजाइन फीचर्स में भी क्या है, बहुत कमाल रखता है। इस बात से एग्री करते हैं आप, एग्री करते हैं आप लोग। कार की बात कर ले तो मिनी कार या स्पोर्ट्स कार, वो छोटी साइज में शेप्स में वो कितनी प्यारी लग रही होती हैं। आजकल जो जापानीज कार्स, जो जापानीज मॉडल्स की जो कार्स हैं, कलरिंग में भी आप देखें, साइज में देखें, और आप उनमें देखें कंफर्टेबल कितनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसका डिजाइन है। एक चेयर मैं बनाऊं, चेयर डिजाइन बेसिकली तीन चीजों में फॉलो करता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। वो इन तीन चीजों पे जो है वो डिजाइन फॉलो कर रहा होता है, और डिजाइन दिखने में कितना यूनिक है वो उस बात पर डिपेंड करता है। एक मैं चेयर की बात कर लूं, मैंने एक चेयर नॉर्मल चेयर एक कॉमन है, लेकिन मार्केट में मैंने समझ लें पहले, अब तो अफोर्डेबल चेयर आ रही हैं, पहले चल नहीं आती, ठीक है। अब तो ये कॉमन हो चुका है। मैंने मार्केट में अफोर्डेबल चेयर ले आई, ठीक है, आराम से मैं उसको फोल्ड करके एक साइड पे घर में रखती हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं गिरता, बैठने में कंफर्टेबल है। तो ये क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका डिजाइन में फॉलो करेगी। अक्सर हम किसी को देखा कि वॉच पहनी होती है, ठीक है, कुछ वॉच के डायल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ दिखने में आप कहते हैं कितना प्यारा है इसके डिजाइन, ठीक है। या लेडीज ज्यादातर ब्रेसलेट वगैरह पहनना पसंद करती हैं, ठीक है। या फिर लेडीज जो है वो नेकलेस वगैरह ये चीजें जो पहनना पसंद करती हैं। तो आप अगर कोई नया डिजाइन आपने पहना हो तो फंक्शंस में अगर आप जाओ तो सबकी नजर के लिए यार कितनी प्यारी चीज, तो क्या है, एक न्यू चीज डिजाइन में आना, वो क्या है, वो माइंड को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिजाइन की प्रोटेक्शन थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कर सकते हो, कि एक चीज आपने बनाई वो सबसे दिखने में यूनिक है, ठीक है, और वो क्या है, आई कैचिंग है, कि देखकर आपकी नजर नहीं हट रही और आपके मुंह से तारीफ निकल रही। तो ये बेसिकली हमारे कोर्स के मॉड्यूल्स से हैं, 6 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हम फर्दर आगे कवर करेंगे। बेसिक मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आईपी है क्या चीज, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, डिजाइन क्या है, पेटेंट क्या है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको। जी मैम। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट हो चुका है, किसी को क्वेश्चंस हैं तो काइंडली क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लास एनी क्वेश्चंस?
पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अच्छा मैम, ये जो बुक की ट्रांसलेशन है, ये किस कैटेगरी में है? कॉपीराइट है? एग्जैक्टली कॉपीराइट में फॉलो करेगा। कॉपीराइट बेसिकली वर्क I sorry, डिस्ट्रिक्ट पर क्या sorry, पर sorry. I had a question. You talked about geographical indications. It's relevant. It's a relatively new law, and I wanted to ask that whether you mentioned Peshawari Chapel in KPK, or can it be sold in Karachi? And if it is sold in Karachi, what action can a person take? और geographical indications पे जैसे ट्रेडमार्क पे इन्फ्रिंजमेंट के केसेस होते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केसेस होते हैं, वैसे जोग्राफिकल इंडिकेशन पे आप क्या केसेस फाइल कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको ज्योग्राफिक, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और रेलेवेंट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में सबसे पहले बात की थी बासमती राइस की। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया है, योर गुड नेम प्लीज। अथर खान। सॉरी, अथर नाम है। अच्छा अच्छा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की एग्जांपल इस तरह से है कि बासमती राइस की नॉलेज है आपको, पता है चावलों में अगर हम नाम किस्म आपको नहीं पता हो, लेकिन बासमती तो आपने बचपन से सुना होगा, ऐसे ही है। जी जी, मुझे बिल्कुल पता है। इवन लुई विटॉन का केस था एक यूके के अंदर, दैट पाकिस्तान फाइल्ड अ केस अगेंस्ट लुई विटॉन के पेशावरी चप्पल जब उन्होंने बनाई थी, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आई थिंक फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम, या द जी, पीपल मैं हु वर आपको मेकिंग। ग्राफिकल सॉरी। इंडिकेशन की लेटेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि बासमती राइस पाकिस्तान का राइस था और इंडिया उसको अपना नाम लगा के बेचते थे। ठीक है, ओके, परफेक्ट। बासमती राइस पाकिस्तान का था, लेकिन इतने अरसे तक इंडिया अपना उसको बासमती राइस बना के बेचती रही। इंडिया अपनी, चूंकि आपको पता है अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो क्या है, वो अपना बासमती राइस बना के उसको बेचती रही। फिर हमने ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया। ठीक है, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये अपना मामला उठाया और कहा कि ये बासमती राइस पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसको इंडिया अपने बना के नहीं बेच सकता। इस चीज पे हमारे फेवर में जो है ये आई बात। अब जो है, जो बासमती है वो पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कंसीडर किया जाता है, और इस साल इंटरनेशनल लेवल पर जीआई ने बासमती को पाकिस्तान का बासमती राइस कंसीडर किया है। ठीक है, ओके, ग्रेट। दैट्स, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये नेशनल जुरिस्डिक्शन में चीज़ें आती हैं या प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन में भी चीज़ें आ जाती हैं? प्रोविजनल में जो भी है। प्रोविंशियल में भी आती हैं, ओके, सही। मैंने आप एग्जाम्पल विद इन द ओरिजिन भी दी। ठीक है, पेशावरी चप्पल से, उससे मैंगोज से, देन फिर आपको मैंने इंटरनेशनल लेवल बासमती राइस उस पे दी। ठीक है, तो ये दोनों पे फॉलो। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू फॉर अथर, आपने एक्चुअल को सही से सुना है, आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट। एनी अस्सलाम अदर? वालेकुम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है? मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रहा था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सिवा। बोले आमिर, आमिर साहब। अच्छा, आपने बेसिकली जब आपने क्लास स्टार्ट किया तो आपने जिक्र किया था कि क्लासेस जो है वो सैटरडे संडे होंगी, तो मैं उसमें बस जस्ट करेक्शन करवाना चाह रहा था कि इसकी क्लासेस जो है वो वेडनेसडे थर्सडे को स्केड्यूल है, दैट इज फ्रॉम 8:15 PM टू 9:30। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफिकेशन मुझे। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आई गेस आपने बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ों को डिलीवर कर दिया है। बाकी मैं जाते जाते जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे ही हूँगा, यही देना चाहूँगा कि देखिए, ये आपको सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच होगी। इसमें आपकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन भी शामिल है, इसमें आपने कॉपीराइट किस तरह से आप प्रिजर्व करवाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसके अंदर कवर करवाए जाएंगे। और एक बात की आप तसल्ली रखिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम कभी भी इस तरह नहीं होता कि किसी भी स्टूडेंट की कोई तशनगी बाकी रह जाए। ऐसा नहीं है कि ये आपका जिस तरह हमने अनाउंसमेंट की है कि ये 2 महीने का कोर्स है तो वो 2 महीने के अंदर हमने आपको घंटे पूरे करवाने हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता।
हमारे सम टाइम स्टूडेंट की क्यूरीज इस तरह से होती हैं, स्टूडेंट के ट्रस्ट लेवल पे डिपेंड करता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी पे कि वो कितना सीखना चाह रहा है, ठीक है, कितना चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, ठीक है। तो सब टाइम जो ऐसा है कि हमारी डिस्कशन क्लासेस में इतनी प्रलॉन्ग हो जाती है कि हमारे कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो भी प्रलॉन्ग हो जाता है। सो इस हवाले से भी बिल्कुल आपने जो है आपको तसल्ली रखनी है कि ये 2 महीने का कोर्स है तो 2 महीने में ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। ये अगर प्रलॉन्ग होता है तो उसमें कोई मसला नहीं है, हम आपकी तशनगी कोई भी बाकी नहीं रहने देंगे। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आमिर साहब आपने कंप्लीट कर लिया है, थैंक यू सो मच। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं तो मैं सेशन यहाँ एंड करूँ, आज की हमारी ओरिएंटेशन क्लास को यहाँ खत्म होती है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इसकी ट्राइब्यूनल की कोई कंपोजिशन क्या होगी? सॉरी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिएगा। मैं पूछना चाहूंगा कि ट्राइब्यूनल की कोई कंपोजिशन क्या होगी इसकी? जी, यहाँ तक मैडम आपको आवाज आई थी? हेलो। हेलो। चलिए मैं जी जी, हेलो। मैं सीधा, आपको आवाज आ रही है? मेरी आई गेस इंटरनेट इशू था, आवाज जो है वो अच्छा। अभी एक भाई साहब का क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ लिटिगेशन इसके ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। तो वो जो इसकी गवर्निंग बॉडी वगैरह है या जहाँ पे केसेस रेफर होते हैं आईपीओ के, उस हवाले से उनका क्वेश्चन था, प्लीज एड्रेस। अच्छा, जो साहब थे क्वेश्चन कर रहे थे, आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूं? हेलो। जिन साहब ने जी क्वेश्चन। सज्जाद बोल रहा हूँ, सज्जाद। अच्छा जी, सजाद साहब, जब हम फाइलिंग वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आईपीओ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे हम ये फाइलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। जब इन्फ्रिंजमेंट वगैरह की केसेस की बात आती है, ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है, वहां पे हम जाते हैं, और अपील फॉरम के लिए हमारे पास हाई कोर्ट है, हम अपील फॉरम्स के लिए वहां जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। मैडम मेरा क्वेश्चन है। जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के हद तक सीखेंगे या इसके अंदर हम लिटिगेशन और लिटिगेशन वगैरह भी इसके अंदर इन्वॉल्व है? देखें, लिटिगेशन बिल्कुल एक लास्ट का प्रोसीजर है। आईपी में रजिस्ट्री लिटिगेशन तब आएगी जब आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा होता है, ठीक है, वरना आईपी में ज्यादातर रजिस्ट्रेशन का काम है, फाइलिंग का काम है, ठीक है। फाइलिंग में आपको मैं ये बताऊंगी कि आपका अगर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई किस तरह से देना है, ठीक है, और आपने अपना मार्क हियरिंग में कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपका मार्क हियरिंग में निकल जाएगा, और अगर इस पे ओपोजिशन आ जाती है तो आपको किस तरह से आप ओपोजिशन को जो है ये स्टेप ओपोजिशन वाला क्लियर करें, क्योंकि ओपोजिशन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्रिंजमेंट हो रही है तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करके लिटिगेशन की तरफ जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। रेलेवेंट लॉज उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, तो आप लिटिगेशन के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। हेलो। आपको बात समझ में आ गई? एक तो पहले जब आप क्वेश्चंस किया करें, पहले अपना नाम बताया करें, ठीक है, फिर क्वेश्चंस किया करें, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो मुझसे बात कर रहा है, मुखातिब है। जी मैडम, मुझे ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। और मैं मेरा नाम अनस है। सॉरी। अच्छा, और लिटिगेशन, अनस नाम है मेरा, मोहम्मद अनस। जी, अनस का है। और जी, मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपने जवाब दे दिया है। अच्छा, मेरा लिटिगेशन का मकसद ये था कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि मैं टैक्सेशन जो है ना वो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करता हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह में करा दूँ। अगर किसी के इशू होता है कि मिसाल के तौर पे किसी का ट्रेडमार्क हम रजिस्टर कराया है और वो मार्केट में ऑलरेडी जो है वो कोई रजिस्टर्ड, कोई उसके नाम तो जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है, और इनके पास रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्म्स होते हैं और हम किस तरह उसको डील करते हैं, ये सारी चीज़ों का भी
कोर्स के अंदर जो है वो इन सब चीज़ों का जवाब मिलेगा या फिर? के अंदर मौजूद है। ठीक है, 2 मंथ्स का कोर्स डिसाइड ही बनाया है, इसलिए गया है ताकि डिटेल में आपको रेलेवेंट लॉज प्लस आपको जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो हम ट्रेनिंग दें, फाइलिंग वगैरह, ताकि आपको प्रॉपर एक इस कोर्स के बाद आप इस काबिल खुद को समझें कि आप एज एन कंसल्टेंट या एज एन आईपी लॉयर अपनी करियर को परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में मौजूद है हमारे पास कोर्स में। ओके मैडम, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है जी कि अब क्योंकि ऐसा ये जो आईपी के अटर्नी होते हैं सेपरेट, तो जी, उसका प्रोसीजर भी समझाएंगे कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे आईपी अटर्नी बनने के लिए, वो इस कोर्स के अंदर इंक्लूड एज एन आईपी अटॉर्नी। है? यस मैम। देखिए इस पे वेबसाइट पे सॉरी पोर्टल पे आपको एक अपना पोर्टल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब पोर्टल दो तरह के क्रिएट होते हैं, एक होता है एज एन अटॉर्नी और एक होता है आप सेल्फ के लिए करते हो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एज एन अटॉर्नी आप जो है, अगर आप लॉयर हो एज एन अटॉर्नी आप कैसे फाइलिंग कर सकते हो, अगर आप लॉयर नहीं हो एज एन आईपी कंसल्टेंट आप कैसे इसको फाइलिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर करवाई जाएंगी। यस मैम, मतलब आईपी कैंसर आईपी, मतलब जैसे कि मैं इस साल जो है वो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं आईटी की इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। तो अब मुझे जो है ना, मैं जब उस पोर्टल में अपना अपनी लोड करा रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि आर यू लॉयर, तो मैं लॉयर तो हूँ नहीं, मैं तो एक कंसल्टेंट हूँ। तो मैं अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं आई मतलब ट्रेडमार्क कंसल्टेंट या अटर्नी बनूँ। तो उसका प्रोसीजर ट्रेडमार्क कंसल्टेंट या ट्रेडमार्क अटर्नी बनते हैं, वो आप समझाएंगे इसके अंदर कि वो किस तरह बनेंगे? जी जी, वो मैं आपको समझाऊंगी कि वो आप किस तरह से बना सकते हो। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप एज एन अटॉर्नी सॉरी एज एन सेल्फ जब आप बनाओगे ना अपना पोर्टल, तो आप उसमें जस्ट अपनी फाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, आप किसी और की नहीं कर सकते। आप किसी और की फाइलिंग करनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, सही है, तो क्लाइंट जो यस आते हैं मैम। आपके पास, तो आप क्लाइंट के नेम से ही उनके नाम से बनाओगे, उनके सीएनआईसी के उस पर बनता है। ठीक है, तो आप फाइलिंग कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी फर्म के साथ हो, ठीक है, टैक्स की फर्म में लाजमी नहीं है सारे लॉयर्स हों। ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, इस तरह आईटी की फर्म में लाजमी नहीं है कि सारे लॉयर्स हों। ठीक है, तो आप उनका पोर्टल यूज करके आप फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आईपी पोर्टल ओके एक मैम। फर्म में एक पोर्टल जो है वो अलाउ किया जाता है। ठीक है मैम, और इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन सब फॉर्म्स के बारे में बताइए आप। इस फॉर्म का एक ये मकसद होता है, उसका रिप्लाई ये होता है, और ड्राफ्ट वगैरह सारी चीजें हमें डिस्कस। मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी कि आप आफ्टर जो है इस कोर्स के बाद आप जो है इजीली जो है वर्क कर सकते हो एज एन आईपी कंसल्टेंट या एज एन आईपी लॉयर। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, थैंक यू अनस। एनी अदर क्वेश्चंस? जी मैडम, मैं इरफान बात कर रहा हूँ। जी अच्छा मैडम, जस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि भाई अगर यूएसए या यूके में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितना हमें आगे जाना पड़ेगा कि वहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अच्छा जी, देखिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब फाइलिंग के लिए ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि आप अगर आपका आप पाकिस्तानी हो, ठीक है, और आपका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि आप उसको बाहर भी लेके जा रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई जी क्लाइंट जी। तो कहता है कि ठीक। पाकिस्तान में तो बिजनेस है, अब मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि मैं उसको डिफरेंट कंट्रीज में भी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मस्ट ये है कि उसकी पहले लोग पाकिस्तान में फाइलिंग जरूरी है। ठीक है, तो पहले पाकिस्तान में उसकी फाइलिंग होना मस्ट है, वो करवाएगा तो फिर आईपीओ ने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप पाकिस्तान में बैठकर एट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे फाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो उस आपकी लोकल जो पाकिस्तान में फाइलिंग हुई हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, उसको बेस बनाकर आप एक एप्लीकेशन देते हो कि भाई मेरा ये पाकिस्तान में बिजनेस ये है और मेरा रजिस्ट्रेशन हुई है, अब मैं यहाँ करवाना चाह रहा हूँ। उस बेस पे आपकी, अगर आईपीओ को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जा सकती है तो वो कंसिडर होगी, देन आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि पाकिस्तान में बैठ के आप बाहर मुल्क के गोरे पकड़ लो, तो आपको जो है ना आईपी का
जैसे मैं आपको बताया हर कंट्रीज का पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होती है, तो आप उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन करानी होगी, ठीक है। तो आसान मैंने आपको हल बताया कि आप पाकिस्तान में बैठ के, अगर आप क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, ऐसे ही, ठीक। ठीक है। तो आप क्या हो, ठीक है। पाकिस्तानी क्लाइंट्स की आप इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इजीली। ठीक हो गया, राइट। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम हिबा, आई हैव अ मसूमाना क्वेश्चन। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह एससीसीपी के पोर्टल में एक इंटरमीडिएट अकाउंट होता है जिससे कि आप मल्टीपल फाइलिंग्स कर सकते हैं, जिस तरह भी आप कह रही थी, क्या आया कि आईपीओ का जो पोर्टल है जहाँ पे हम फाइलिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे भी हमें एज एन इंटरमीडिएट अकाउंट अलाउ होता है, बीइंग आईपी कंसल्टेंट, बीइंग आईपी लॉयर, फॉर मल्टीपल लॉयर्स रजिस्ट्रेशन फाइलिंग? जी, आमिर साहब, जो अटॉर्नी का पोर्टल होता है ना, जी, उसमें आप मल्टीपल फाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन एज अ कंसल्टेंट आप सिर्फ अपनी फाइलिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आप अगर कंसल्टेंट हो, ठीक है, और आप आईपी में आपकी एक्सपर्टीज इतनी हो चुकी है, तो आप जो भी आपको क्लाइंट आए, आप क्लाइंट की नेम से पोर्टल बनाओ, ठीक है, एंड आप रजिस्ट्रेशन करो। सेकंड ये है कि आप किसी लॉयर का जो पोर्टल है वो यूज कर लो, ठीक है, ओके, परमिशन आप उस पे आप फाइलिंग कर लो। ओके। इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन यहीं से और निकलता है, वो भी काइंडली एड्रेस कर दीजिएगा, मेरी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। आया कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, लाइक जैसे कि आप अगर लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास बार का लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोकल भी हो सकती है बार, वो आपकी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती हैं, या फिर जिस तरह अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस होना जरूरी है। इसी तरह एक आईपी कंसल्टेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आया कि ये सर्टिफिकेशन इज इनफ है कि आपकी एक्सपर्टीज तो हो गई, आपको फाइलिंग भी आती है प्रैक्टिकली, ठीक है। आया कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स होते हैं जो हमें फाइलिंग के वक्त ऐड करने होते हैं, ये शो करने के लिए कि वी आर द कॉम्पिटेंट, वी हैव एक्सपर्टीज, या मैं जो नहीं, क्राइटेरिया उसको मीट करता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो थ्रू लॉयर्स के पोर्टल यूज करके, ठीक है, वो अपना ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, और उन्होंने जूनियर लॉयर, जैसे मैं एक स्टूडेंट है जो न्यूली इनरोल्ड हुआ है, ठीक है, और अपना पोर्टल क्रिएट किया है, ठीक है। क्योंकि पोर्टल पे जस्ट आप जब फाइलिंग करते हो नीचे अटॉर्नी या रिप्रेजेंटेटिव का नाम आ रहा होता है उस, ओके, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम है, उसमें आपको कोई आपकी एक्सपर्टीज है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, अगर आप किसी फर्म में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है, मैंने मेरे कोर्स किया हुआ है, तो इसके अलावा आप अगर फाइलिंग की बात करें तो फाइलिंग में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में क्वेश्चंस आंसर का सिलसिला जो है यही खत्म करना चाहिए मेरे ख्याल में। मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर किसी को है तो मुझे बताएं। 1 मिनट है आपके पास, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। मैडम ये बताइएगा कि आईपी अटॉर्नी के लिए ये किसी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है? इसके लिए आईपी अटॉर्नी बनने के लिए भी कोई ट्रेडमार्क आईपीओ से कोई रजिस्ट्रेशन होती है? मैंने आपको अभी बताया कि आपको पोर्टल क्रिएट करना पड़ता है। जब आप पोर्टल क्रिएट करते हो तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन ही है, ठीक है। एज एन अटॉर्नी जब आप पोर्टल क्रिएट करते हो तो आपको अपना लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो सबमिट करना होता है। देन फिर आपको कुछ डेज में कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका पोर्टल क्रिएट कर देगा या आपकी पिन वगैरह, ठीक है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं ना कि जैसे लॉयर्स की बार एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन होती है या हाई कोर्ट बार से होती है, इसी तरीके से इसकी भी कोई एसोसिएशन वगैरह है जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, या अवेलेबल है इसकी कोई रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन की? मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे आप लॉयर बन गए हो, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है सिंध बार से और कराची बार से, ठीक है। इसका ठीक है। रजिस्ट्रेशन सिंपल प्रोसेस ये है कि आप पोर्टल पे जो है वो ऑनलाइन अपना पोर्टल क्रिएट करते हो, और
उसमें ऑप्शन होता है आप अटॉर्नी हो तो अटॉर्नी के ऑप्शन पे आप क्रिएट करते हो और आपको अपना लाइसेंस जो है वो अपलोड कर देना होता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आप एज एन जो है वो लॉयर जो है वो आईपीओ में आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते हो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव एज ए लॉयर आ रहे होते हो, ठीक है। ओके ओके। अगर आप कंसल्टेंट हो तो आप या तो सेल्फ उस पे बना के करो या फिर आप किसी लॉयर का फोटो यूज करके करो। ठीक ठीक। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? मेरे ख्याल में सवालों का सिलसिला यहाँ खत्म करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। आमिर साहब आप कुछ और कहना चाहते हैं या फिर मैं यहाँ एंड करूँ? मेरी तरफ से सेशन एंड हुआ जाता है। जी नहीं मैडम, मुझे कुछ और नहीं कहना। माशाल्लाह से हमारा एक बड़ा अच्छा सेशन रहा है। आई गेस के बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ गेन हो गया होगा और कोर्स के हवाले से भी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने करवानी है और किस तरह से प्रैक्टिकली करवानी है। बाकी यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूंकि हमारी आईसीटी की एक सर्विसेज सेक्टर की डोमेन भी है बाको के नाम से, ठीक है, तो ये एक इस तरह की सर्टिफिकेशन है कि जो कि हाईली पेइंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई आप लोगों को परसुएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं आपको पता है टैक्स 3-3, 4-4 हज़ार के अंदर भी रिटर्नें फाइल हो रही होती हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं किसी ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को रजिस्टर करवाने की, तो यहाँ पे आप अच्छी फीसेस चार्ज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये हाईली पेइंग डोमेन है। बाकी सारे होपफुली स्टूडेंट्स के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से इसकी जो है प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन और थैंक यू सो मच हिबा फॉर योर टाइम। थैंक यू आमिर साहब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से आप लोग को आईपी की अवेयरनेस हुई होगी। और अच्छा सर, आमिर से मैंने एक बात करनी है। जैसे हम अपनी सर्विसेज देते हैं टैक्सेशन में, तो एक्चुअली जी जैसे आपने अभी बोला ना कि 2,000, 3,000, 4,000 भी चार्ज कर लेते हैं। जैसे बी फाइलर है 2-2.5 हज़ार में मेरा ख्याल है कि सर्विस चार्जेस लेते हैं और वो चार्ज कर लेते हैं। तो जी लेकिन वो बल्क में काम कर रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल। अब मुख्तसर बात यह है कि अगर हम सर्विस चार्जेस हैं ये हमारे 2-2.5 हज़ार या 10,000 जो भी XYZ, जी सर। तो FBR के कोई ना होने के बराबर चार्जेस हैं, ठीक है। तो मैं जो क्लाइंट से चार्ज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 99% मेरी जेब में ही जाना है, ठीक है। तो मैं समझ यहाँ पर सर्विस चार्जेस क्या है, कितने ज्यादा है और डिफरेंस कितना बड़ा है? मिसाल के तौर पे अगर मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, उसके जी चार्जेस अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ 10,000 या एक एवरेज बता दूं, अच्छा चार्ज कर रहा हूँ तो 50,000 है मिसाल के तौर पे। तो जो मैंने गवर्नमेंट को फी पे करनी है ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की या पेटेंट वगैरह की, एक आइडिया दे देंगे रफली के इन सब की फीस जो है वो 5,000 के लगभग है या फिर वो भी एक्सीड कर रही है? एक एवरेज बता दें ताकि अंदाजा हो जाए कि सर्विस चार्जेस है भी या नहीं या फिर कितनी है। नहीं, 5,000 वाली तो बिल्कुल बात नहीं है। मैं बेसिकली ये अपना जो हम प्रैक्टिकली हम केसेस को डील करते हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारी सर्विसेज सेक्टर की डोमेन बिल्कुल सेपरेट है, ये ट्रेनिंग सेक्टर है, ठीक है, ट्रेनिंग की डोमेन है, ठीक है। तो वहां पे इट ऑल डिपेंड्स के आप किस बिजनेस सेटअप के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो कॉर्पोरेट, आपको पता है जो कंपनीज होती हैं उनको भी अपने स्पेसिफिक जो है वो आईपी के लाइक पेटेंट्स भी करवाते हैं, ये लोग अपना ट्रेडमार्क और लोगो भी रजिस्टर करवाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स के बिजनेस का स्केल क्या है, ठीक आमिर है। साहब, और इसका अगर आप माजरत आपको श्योर इंटरप्ट श्योर करने के लिए मैं इसका आपको आंसर दे देती हूँ जो साहब ने क्वेश्चन किया है। श्योर 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 प्लीज। जैसे आमिर साहब ने आपको कहा कि आपको 4,000 में 5,000 में भी फाइलर मिल रहे होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू कि एफबीआर की इतनी सर्विसेज चार्जेस नहीं है, बट आईपी में सर्विसेज चार्जेस हर फॉर्म के हिसाब से हर स्टेप में चार्जेस हैं, ठीक है। आपको मैं छोटा सा बता देती हूँ। फाइनल स्टेप रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ 9,000 का है ट्रेडमार्क का, ठीक है। आप फर्दर स्टेप से गुजरते रहते हो, आपने फर्दर पेमेंट करनी है और आपका लमसम अमाउंट अगर मैं आपको पर उसका बताऊं, अच्छा, आप जब आगे कोर्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा ट्रेडमार्क का मतलब, रजिस्टर्ड होने का मतलब एक नहीं है, ठीक है। वो इसमें डिटेल में जो आप पढ़ेंगे इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की क्लासेस हैं। हर ट्रेडमार्क, आपका एक ट्रेडमार्क नाम जो है ना वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासेस में जाएगा, और पर क्लास का खर्चा कम से कम आईपीओ का जो है 15,000 तक है, कम से कम 15 to 20। सिर्फ मैं खर्चे की बात कर रही हूँ। तो अक्सर लोग हमारे पास आते हैं ना, तो वो अगर लोकल स्टार्टअप है और उसको अवेयरनेस होती है आईपी की और आता है, जब हम उसको खर्चा बताते हैं और अपनी कंसल्टेंसी फी बताते हैं, वो वैसे ही भाग जाता है। फिर वो जुगाड़ के काम ढूंढता है कि भाई मैं जो हूँ, और फिर जब उसका मामला खराब होता है फिर उसमें जो है आईपी कंसल्टेंट या फिर आईपी लॉयर याद आता है, ठीक है।
वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। थैंक यू। चलिए जी, ये जी जो लीगल चार्जेस हैं, जो आपकी जो गवर्निंग बॉडी के चार्जेस हैं, वो तो सेपरेट हैं। बाकी है आपकी सर्विसेज सेक्टर की, आपकी अपनी सर्विसेज के चार्जेस, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स के वो आप क्लाइंट पे भी देखते हैं कि क्लाइंट किस कैपेबल है, ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपने चार्जेस बताते हैं। और यहाँ ये भी बात है कि इट्स नॉट दैट इजी टास्क। ये जो आप आईपी के लॉज की बात कर रहे हैं, तो ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है। तो इस वजह से जो है नॉर्मली जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसके चार्जेस अच्छे ले रहे होते हैं। ये फैक्ट है। मैडम भी इसको मुझे जो है होपफुली एग्री करेंगी। और बाकी मैंने आपको बताया कि मैं तो सिर्फ अपना जो डोमेन है उसी की बेस पे कह रहा हूँ, जो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपसे वही जो है डिस्कस कर रहा था। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप टैक्स फाइल करते हो तो आपको एवरी ईयर टैक्स अपना रिटर्न फाइल करना होता है। आईपी में एक आपके पास लॉन्ग टर्म पीरियड आ जाता है। आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया तो उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, ठीक है, 3-4 साल भी नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसमें कॉपीराइट का, जोग्राफिकल इंडिकेशन या डिजाइन का बहुत ज्यादा टाइम पीरियड। आप एक दफा, अगर आप क्लाइंट आपसे खर्चे से भाग रहा होता है तो आप उसको जब ये एक्सप्लेन करते हो कि भाई एक ही बार खर्चा है, फिर 7-8 साल के लिए सुकून से बैठ जाना है, तो वो फिर वो सोचता है, कहता है यार ये सही है, एक ही दफा का खर्चा है। उसके बाद फिर जब आपका टर्म पीरियड कंप्लीट होता है, फिर आपको रिन्यूअल करवाना होता है। रिन्यूअल में आपकी एक फी लगती है, बस ये चीज है आईपी में। और टैक्स और आईपी, इसलिए जो आईपी कहा जाता है कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना इजी नहीं है ये। अब आपका माइंड क्लियर हो चुका है रजिस्ट्रेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, आप एंड करें। ठीक है, चलिए जी, सेशन यहाँ एंड कर रहे हैं। दुआ में याद रखें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ओरिएंटेशन क्लास के बाद बहुत सारे स्टूडेंट विलिंग होंगे कि वो आईपी जो है कोर्स लेना चाहें, और आगे जो है अपना करियर आईपी में एज एन कंसल्टेंट या फिर एज एन लॉयर परस्यू करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।